सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जंतु जगत के सामान्य जानकारी जंतु जगत का। उसके पश्चात उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ स्थान के आधार पर और कुछ उनके अंग तंत्रों के आधार पर उनमें जो विभिन्नताएं होती है, मतलब उनका वर्गीकरण जो होता है, उन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अंग तंत्रों के आधार पर, ऊतकों और कोशिकाओं के आधार पर जो उनकी संरचनाएं होती हैं, उनके आधार पर हम लोग ने उनका अलग अलग प्रकार देखा था। अब इस वीडियो में हम आपका देखते हैं सिमेट्री ऑफ एनिमल बॉडी, जंतु शरीर में सममिति। क्लियर। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों की व्यवस्था का स्वरूप उसकी सममिति कहलाती है। जो जितने भी प्राणियों के शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों को क्या करते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है, उन व्यवस्था को, उनकी बॉडी में जो व्यवस्था होती है, उनको क्या बोलते हैं, सममिति कहते हैं। सममिति यदि बताए तो जीव जंतुओं में 4 विविध प्रकार में बांटा जा सकता है। जंतुओं को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? सममिति के आधार पर। असममित जीव, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। यदि सेक्शन काटा जाए, सेक्शन काटने का मतलब क्या होता है कि हम कोई जीव को किस प्रकार से काटते हैं, उस जीव के आधार पर उस जीव को क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांटा गया। यदि सेक्शन काटा जाए और कोई जीव किसी भी स्तर से 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सके तो उसे असममित जीव या उसके शारीरिक व्यवस्था को असममित कहते हैं, है ना। कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव, उनको अगर किसी भी हिस्से से काटा जाए, ये अर्थात लेटरल काटे, वेंट्रल काटे, है ना, ऐसे भी काटते हैं, ऐसे भी काटते हैं, तो लेटरल, वेंट्रल, हॉरिजॉन्टल किसी भी प्रकार का कट करते हैं, किसी भी प्रकार से काटते हैं, तो उनके जो शरीर होते हैं, शारीरिक व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से मैच नहीं होती है। मतलब जो 2 भागों में बांटा गया तो वो दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। तो उन जीवों को क्या बोला जाता है? असममित जीव बोला जाता है ना। उन जीवों में क्या है? उदाहरण, पाइला। पाइला का जो शरीर है, या फिर स्पॉन्जिला, पाइला या स्पॉन्जिला का जो शरीर है, उनको किसी भी भाग से 2 भागों में बांटा जाता है तो उनकी जो संरचना होती है वो एक दूसरे से मैच नहीं होती है। त्रिज्या सममित जीव, रेडियल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंग तंत्र किसी केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार से स्थित रहते हैं कि इनके केंद्रीय अक्ष से होते हुए लंबाई में किसी भी तल से काटने पर इसके 2 बराबर भाग में बांट जाते हैं। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? त्रिज्या सममित तथा जीव त्रिज्या सममित कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा, है ना, इनमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है उनको केंद्रक के लंबाई से काटा जाता है। जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक को अगर इस प्रकार से काटा जाता है, उनकी शरीर को इस प्रकार से काटा जाएगा तो क्या होता है, वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। और केंद्रक से काटा इसलिए क्या बोलते हैं, उसको त्रिज्या सममित बोलते हैं। त्रिज्या किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना, ऐसा त्रिज्या किसको बोलते हैं, जो ये हो गया और यहाँ से आधा भाग हो गया, ठीक है, परिधि भाग से केंद्रक भाग को जोड़ने वाला जो लाइन होता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। और अगर इस प्रकार का है और ऐसे काटा जाता है, केंद्र अक्ष से उस जीव को काटा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या सममित जीव बोलते हैं। उदाहरण है हाइड्रा। कुछ त्रिज्या तथा सममित वाले जो जीव होते हैं वो शरीर इस प्रकार से विन्यस्त अंगों वाला होता है कि केवल 1 या 2 तल से काटने पर ही उनका शरीर, अच्छा देखो, अगर इस प्रकार का जीव है तो यहाँ से भी काटने पर बराबर होगा, यहाँ से भी काटने पर बराबर होगा, यहाँ से भी काटेंगे तो बराबर होगा, यहाँ से भी, किसी भी तल से काटते, केंद्र से लंबवत किसी भी तल से काटते हैं उसको, तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि हाइड्रा। लेकिन कुछ त्रिज्या सममित जीव होते हैं जो उनको 1 या 2 तल से ही काटेंगे तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, उससे ज़्यादा में नहीं। जैसे कि है स्टारफिश, जैसे स्टारफिश है ना, अगर इसको ऐसे काटेंगे, इस तल से काटेंगे तब 2 भागों में विभाजित होगा, सेम भाग में। लेकिन इस प्रकार से काटेंगे तो होगा क्या? नहीं। इस प्रकार से काटेंगे तो हो जाएगा, है ना, लेकिन इस प्रकार से काटेंगे तो होगा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो तारा मछली है, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या सममित जीव है, लेकिन इनमें 1 या 2 तल से ही काटने पर क्या होता है, ये सेम भाग में विभाजित होता है, तो इसको इसलिए त्रिज्या सममित बोलते हैं। द्विपार्श्व सममित जीव, ऐसे जीव जो केवल एक विशिष्ट तल से काटने पर ही 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें द्विपार्श्व सममित जीव कहते हैं। एक ही तल से काटने पर, मतलब जैसे अगर मनुष्यों को सिर्फ लंबवत काटते हैं तो वो क्या होगा, 2 बराबर भागों में विभाजित होगा। लेकिन अगर पेट के बल ऐसे तिरछा काटते हैं तो क्या हम 2 बराबर भागों में विभाजित होंगे? नहीं होंगे ना। वैसे ही कुछ जो जीव होते हैं, ऐसे ही हम जैसे और बहुत सारे जीव होते हैं जिनको सिर्फ एक ही तल से काटने पर वो 2 बराबर भागों में विभाजित होते
होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व सममित जीव, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे जीवों का वह भाग जो चलते समय आगे रहता है, अग्रतल, जैसे हम जब चलते हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं तो हमारा जो आगे वाला भाग है, जो फर्स्ट वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, आगे रहता है, उस भाग को बोलते हैं अग्रतल, एंटीरियर साइड, और इसके विपरीत का सिरा जो होता है उसको बोलते हैं पेस्टीरियर साइड। हमारा जो विपरीत सिरा है, मतलब हमारा जो पीठ वाला भाग है वो क्या हो गया, पिछला सिरा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, पश्च तल, पेस्टीरियर साइड कहलाता है। इस प्रकार शरीर का वह तल जो आधार की तरफ रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें जिधर मुख स्थित होता है, प्रति पृष्ठ तल वेंट्रल सरफेस कहलाता है। मतलब जहाँ पे मुख रहता है, हमारा मुंह जहाँ पे रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं, प्रतिपृष्ठ तल बोलते हैं। इसके विपरीत वाला तल क्या कहलाता है, डॉर्सल सरफेस। अर्थात हमारा मुंह किधर है, फ्रंट में है, तो ये हमारा वेंट्रल सरफेस हो गया, और हम उसका जो विपरीत साइड है, मतलब हमारा जो पीठ वाला साइड है वो क्या हो गया, डॉर्सल सरफेस हो गया। जबकि इसकी दाई और बाई भाग को पार्श्व तल कहते हैं। दाई और बाई भाग क्या हो गया, ये हो गया आपका वेंट्रल साइड, ये हो गया आपका डॉर्सल साइड, और वेंट्रल और डॉर्सल साइड के दाई और बाई ओर, है ना, ये दाई ओर और ये बाई ओर अगर देखेंगे, ये दाई ओर और ये बाई ओर अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं लेटरल साइड। क्लियर। इनके अंगों का वह सिरा जो शरीर से जुड़ा रहता है समीपस्थ सिरा कहलाता है। जैसे ये वाला हमारा समीपस्थ सिरा क्या है, ये सिर है हमारा, और इससे ये वाला सिरा जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, तथा उससे दूर स्थित होता है उसको डिस्टल एंड कहते हैं। उदाहरण मछली, मेंढक, पक्षी, मनुष्य आदि। देखो ये जो मछली है उसको अगर इस प्रकार से कट करते हैं, इनमें इस प्रकार से सेक्शन लगाते हैं तो दो बराबर भागों में विभाजित होगा, लेकिन क्या इस प्रकार से लगाएंगे तो होगा नहीं, है ना। तो और इसका जो ये मुख वाला साइड है इसको क्या बोलेंगे, मुख कहाँ पे होता है, नीचे होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड। उसका ये हो गया वेंट्रल साइड, मतलब ये वाला नीचे वाला वेंट्रल साइड हो गया। इसके विपरीत जो सतह होती है उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। उसके साइड में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल साइड। ठीक है, ये क्या होता है, बाइलेटरल होता है। फिर है अरीय सममित और द्विपार्श्व सममित। अरीय सममित या फिर द्विपार्श्व सममित में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं देखते हैं। इस प्रकार की जो सममित प्रदर्शित करने वाले जीवों के शरीर को क्या बोलते हैं, केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल से काटने पर वह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसको हाइड्रा ओविल या तारा मछली कहते हैं। ठीक है, और द्विपार्श्व सममित होता है वो किसी एक तल से काटने पर ही दो भागों में विभाजित होता है, जैसे केचुआ, मनुष्य, मछलियाँ, मकड़ी आदि। इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है, लगभग गोलाकार होता है। इनके अंतर्गत आने वाले शरीर का जंतु क्या होता है, चपटा होता है। इस सममित वाले जीवों के शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं वो केंद्रीय अक्ष के चारों ओर स्थित होते हैं। मतलब यहाँ केंद्र अक्ष है, इनके चारों ओर क्या होंगे, इनके अंग होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, विभिन्न अंग जो होते हैं वो अधर पे या पृष्ठ पे, मतलब वेंट्रल साइड पे या फिर डॉर्सल साइड पर स्थित होते हैं। अब है द्विपार्श्व सममित। इस प्रकार की सममित वाले जीवों का शरीर जो होता है चपटा होता है। जंतु के विभिन्न जो होते हैं वो अधर या पृष्ठ सतह पर सजे होते हैं, मतलब या तो वेंट्रल साइड में सारे अंग होंगे या फिर डोर्सल साइड में सारे अंग होंगे। इनका जो शरीर होता है एक निश्चित तल से काटने पर ही दो बराबर भागों में विभाजित होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अब देखते हैं रेडियल सममित। रेडियल सममित क्या होता है। इस प्रकार की जो सममित वाले जीव होते हैं शरीर गोलाकृत बेलनाकार होता है। जंतु अरीय सममित भी बोलते हैं जिसको, है ना। किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रिया, ओबेलिया, देहरूपा, देहगुआ, इनके जितने भी जो लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके केंद्र से परिधीय भाग में स्थित होते हैं। फिर है बॉडी प्लान, बॉडी कैविटी एंड जर्म लेयर्स। देहगुआ ये आपका सेकेंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। देह रूपरेखा, देह गुहा। देह रूपरेखा का मतलब होता है हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देह मतलब होता है बॉडी, और इनमें जो गुहाएं हैं, कैविटीज़ हैं, वो कैसे कैसे कौन कौन से जगह पर स्थित है और क्यों स्थित है ना। देह रूपरेखा, बॉडी स्ट्रक्चर, देह गुहा, बॉडी कैविटीज़ एवं जर्म
लेयर्स, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। प्राणी जगत विविधता का पर्याय है, लेकिन अगर हम उनके शरीर की आधारभूत संरचना को देखें तो उनके जो शरीर है, उनके अंग जो है प्रजातियों के बीच निम्न प्रकार से योजनाओं और पद्धतियों में एक पद्धति या योजना ही पाई जाती है ना। उनमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं के कारण ही वो अलग अलग प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, जो कि कोशिका समूह योजना, सेल एग्रीगेट प्लेन, अंधकोश योजना, ब्लाइंड सेक प्लेन तथा नलिका अंदर नलिका योजना, ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान। सेल योजना मतलब होता है कोशिकाओं का जो समूह होता है वो किस व्यवस्था में व्यवस्थित है, किस रेखा में, रूपरेखा में वो अरेंज्ड है, व्यवस्थित है, उसके आधार पर। फिर अंधकोश योजना मतलब ब्लाइंड सेक प्लान, कहीं से भी कहीं पे गुहा निकल आना, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, है ना। तथा नलिका अंदर नलिका योजना, अगर एक ट्यूब है, एक नलिका है, उसके अंदर और नलिकाएं होती हैं तो उसको बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, है ना, उसके नाम से जाना जाता है। पहली स्थिति में प्राणियों का जो शरीर है वो केवल कोशिकाओं का समूह मात्र का बना होता है। यदि अगर हम लोग देखेंगे तो कोशिका योजना जो है उसमें जो जंतु का बॉडी है वो सिर्फ किससे मिलकर बना है, सिर्फ कोशिकाओं से मिलकर बना है। इनमें नाम मात्र श्रम विभाजन पाया जाता है। कोशिका समूह योजना वाले शारीरिक पद्धति में देखें तो प्रत्येक जो कोशिका है वो प्रोटिस्ट जीव के समान स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं तथा इनमें कोशिकाओं में आपसी सहयोग प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका समूह योजना की तुलना में अगर देखेंगे तो अंधकोश योजना जो है, ब्लाइंड सेक प्लेन जो है वो अधिक जटिल है। किससे? कोशिका अरेंज्ड है, जो सेल अरेंज्ड है उस योजना से। तो इस योजना में क्या होता है, आहार नाल में भोजन को बाहर निकालने के लिए एक ही द्वार पाया जाता है। जो आहार नाल है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, एक ही जगह होता है, एक ही द्वार होता है जहाँ से खाने को बाहर निकाला जाता है या फिर अंदर डाला जाता है। यह शारीरिक योजना सीलेंट्रेटस तथा प्लेटीहेलमिन्थेस के संघ में पाई जाती है। इस योजना में अपेक्षाकृत विकसित श्रम विभाजन है। किसके अपेक्षा में? तो सेल अरेंज्ड मतलब कोशिका योजना के अपेक्षा में। फिर है नलिका अंदर नलिका योजना, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान वाले समस्त जो प्राणी हैं वो विकसित श्रेणी के प्राणी माने जाते हैं। यह जटिल प्राणी शारीरिक योजना का परिचायक है। इस योजना में क्या होता है, दो नलिकाकार रचनाएं पाई जाती हैं, एक को आहार नाल तथा दूसरी को देह गुहा बॉडी कैविटी कहते हैं। आहार नाल के सिरों पर एक एक छिद्र पाया जाता है, एक को मुंह तथा दूसरे को गुदाद्वार कहते हैं। मुख से क्या करते हैं हम लोग, भोजन ग्रहण करते हैं, और जो गुदाद्वार होता है उससे अनपचा या फिर जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। मुख से आहार नाल तक भोजन के संवहन के दौरान इसका पाचन तथा अवशोषण की क्रियाएं होती हैं। नलिका अंदर नलिका योजना की उत्पत्ति के आधार पर इस व्यवस्था वाले जंतु के कितने प्रकार होते हैं तो देखते हैं। प्रोटोस्टोम्स वे जीव हैं जिनमें आहार नाल के विकास के दौरान, प्रोटोस्टोम्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें आहार नाल जब विकास हुआ था तो उसके दौरान पहले इसका जो मुंह था वो बनता है, पहले मुंह का निर्माण होता है, इसके बाद इसके गुदाद्वार जैसे मोलास्का के जीव होते हैं उनमें पहले आहार नाल का निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है, उसके पश्चात पहले मुख का फिर आहार नाल का, उसके दौरान क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, गुदाद्वार का विकास होता है ना, या फिर निर्माण होता है। ड्यूटेरोटोम्स हैं वे जीव जिनमें आहार नाल के विकास के दौरान पहले गुदाद्वार बनता है। प्रोटोस्टोम्स ये भी अलग अलग प्रकार की नलिका अंतर नलिका योजना जो है उसकी उत्पत्ति जब होती है, जो जीवों में उनकी उत्पत्ति होती है उनके आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला है प्रोटोस्टोम्स, इसमें पहला क्या बनता है, पहले मुख गुहा बनता है, उसके पश्चात क्या बनता है, पहले मुख गुहा बनता है, फिर क्या बनता है, इसमें गुदाद्वार बनता है। फिर ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है, पहले आहार नाल का जब विकास होता है तो पहले गुदाद्वार मतलब एनस बनता है, उसके बाद मुंह बनता है जैसे कॉर्डेटा के जीव, और प्रोटोस्टोम्स का उदाहरण है मोलास्कास के जीव। ठीक है, मछलियों में पाया जाता है ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान। ब्लाइंड सेक किस में पाया जाता है, देखो ये है ब्लाइंड सेक और ये है सेल अरेंजमेंट प्लांट। अगर नलिका अंदर नलिका योजना वाले जीवों के भ्रूणीय विकास के समय जो भ्रूण होते हैं उनमें जो जनन स्तर होते हैं, भ्रूण जो बनता है, जायगोट जो इसका निर्माण होता है, उनमें कितने लेयर पाए जाते हैं, 3 जनन लेयर पाए जाते हैं, 3 जनन लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब होता है बाहरी स्तर,
बाह्य जो त्वचा होती है उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण का जो बाह्य त्वचा होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। अंतःचर्म जिसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। बाह्य चर्म के अंदर जो स्थित होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। और मध्य चर्म मतलब देखो अगर ये है, ये जैसे अगर भ्रूण है ना, इस प्रकार का भ्रूण है, तो ये जो है वो हो गया एक्टोडर्म। फिर मध्य में जो है ये है मेसोडर्म, और देन उसके पश्चात इसके अंदर जो लेयर होगा उसको बोलेंगे एंडोडर्म। इन तीनों स्तर से शरीर के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति होती है ना। ये क्या होता है, इसको गैस्ट्रुला अवस्था के ये जो तीनों स्टेज होती हैं, ये तीनों जो लेयर होती हैं वो कब बनती हैं, जब गैस्ट्रुला स्टेज होता है उसके एंड पे ये तीनों लेयर्स की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं तीनों लेयर से क्या बनता है, उस भ्रूण में अंगों की उत्पत्ति होती है। जो भ्रूण है उनके अंगों की उत्पत्ति किससे होती है, तो ये तीनों लेयरों से होती है। इसमें से जो मध्य चर्म होता है जो कि बाह्य और अंत स्तरों के बीच होता है, मतलब ये जो ग्रीन वाला लेयर दिखाई दे रहा है वो दोनों भागों के एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बाह्य चर्म और अंतःचर्म के मध्य में जो भाग होता है उस ये क्या होता है, दो भागों में खुलकर या फटकर दोनों भागों के बीच में एक गुहा बनाती है। ये क्या करती है, एक गुहा का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे देह गुहा, बॉडी कैविटी और कोलियम बोलते हैं। इसी के अंदर सभी अंतरांग स्थित होते हैं। ये जो गुहा है ये फट जाती है या फिर कोशिकाओं को किनारे कर लेती है, और ये क्या कर लेती है, इसके अंदर क्या होती है, अंतरांग स्थित होते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर की जो आहार नाल और देह भित्ति जो होती है वो एक गुहा पाई जाती है जिसको देह गुहा कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि देह गुहा का विकास किसमें हुआ है, मेसोडर्म मध्य चर्म के द्वारा हुआ है। इनके दो भागों में मेसोडर्म अगर दो भागों में बढ़ता है, मतलब जो देखो ये इस टाइप का रहता है, फिर ये जब दोनों ये फैलते जाता है और फट जाता है तो दो भागों में विभाजित किया हो गया, इससे एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसमें जितने होते हैं अंतरांग जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, मध्य चर्म से विकसित होने के कारण इसकी आंतरिक तथा बाह्य दीवारें जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, मध्य चर्म से बनी कोशिकाओं के द्वारा आस्तरित होती है, लेयर होती है। ठीक है, यदि आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों को छोड़ दिया जाता है तो देहगुही जीवों को देह गुहा में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के अगर सदस्यों को छोड़ देते हैं तो जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी जंतु विद्यमान हैं हमारे जंतु जगत में, उनके देह गुहा में क्या पाया जाता है, एक प्रकार का द्रव होता है जिसको देह गुही द्रव या बॉडी कैविटी फ्लूइड कहते हैं। आर्थ्रोपोडा के जीवों में देह गुहा जो होता है वो कम विकसित होता है ना। हालांकि यह अन्य जीवों के समान विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही बनता है, लेकिन आगे चलकर यह रुधिर से भर जाती है और संवहन का कार्य करने लगती है। जो बॉडी फ्लूइड होती है वो जब ये विकास जब होता है, भ्रूण का जब विकास होते रहता है तब बनता है, लेकिन जब ये आगे चलता है तो ये फ्लूइड हटकर क्या हो जाता है, रुधिर से भर जाता है, जो गुहा होता है, और क्या करती है, संवहन का कार्य करती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, हीमोसील कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, हीमोसील। तो हीमोसील किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछता है तो मेसोडर्म से बने जो देह गुहा होती है उस देह गुहा में पहले क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, एक देह गुहा द्रव भरा होता है। वो द्रव आगे चलकर विकास के पश्चात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उस स्थान पर रक्त आकर भर जाता है, और वो जो रक्त होता है वो आगे चलकर संवहन का कार्य करता है। इस कारण उस जो नलिका होती है उसको क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका, देखो ये अगर मेंढक का देखेंगे, ये फ्रॉग का देखेंगे तो फ्रॉग में जो ये लेवर है ये क्या है, एक्टोडर्म, ये क्या है, मेसोडर्म, और मेसोडर्म में क्या बना लिया, गुहा। फिर ये है जो एंडोडर्म, ये यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से ये धीरे धीरे फटना प्रारंभ हो जाता है, फ्यूचर में ये क्या बन जाता है, एनस बन जाता है। देह गुहा की उपस्थिति, अनुपस्थिति और इनके प्रकृति के आधार पर, है ना, देह गुहा किस किस बॉडी में कौन कौन से जंतु में कैसे पाए जाते हैं उनके आधार पर, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर देह गुहा को उन जीवों को तीन प्रकार पर बांटा गया है। अदेहगुहीय एकोसिलोमेट्स, इनमें देह गुहा का पूर्णतः अभाव होता है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस एवं नोमोफेरा संघ के जंतुओं को देह गुहा नहीं पाया जाता है। जिसमें देह गुहा अनुपस्थित होता है, जिन जंतुओं में उसको देह गुहा प्रेजेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अदेहगुही बोलते हैं। ठीक है,
फिर है कुट देह गुही। कुट देह गुही का मतलब होता है देह गुहा का निर्माण मध्य चर्म के स्थान पर प्रथम भ्रूणीय गुहा जिसे कोकर गुहा कहते हैं उससे होता है ना। मेसोडर्म से हम लोगों को पता है कि मेसोडर्म से किसका निर्माण होता है, देह गुहा का। लेकिन कूट देह गुही का मतलब क्या होता है, जो भ्रूणीय विकास होता रहता है तो भ्रूणीय विकास के प्रथम चरण में ही जिसका निर्माण होता है जिसे कोकर गुहा बोलते हैं उसके होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कूट देह गुहा बोलते हैं। और इन जंतुओं को क्या बोलते हैं, कूट देह गुहीय जंतु कहते हैं। गोल क्रीमिया जैसे राउंड वॉर्म में इस प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। यह गुहा जो है वो पाचन नलिका के अंतःचर्म कोशिकाओं के द्वारा अति विक्षेपित हो जाती है, इसलिए यह क्या कहलाता है, कूट देह गुहा बन जाती है। फिर है तीसरा देह गुही। कुछ जीवों में मध्य चर्म से बनी विकसित देह गुहा पाई जाती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, सारे अंतरांग स्थित होते हैं। इन जीवों को देह गुही जीव कोलेमेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जंतुओं के देह गुहा के अंदर सारे अंतरांग प्रायः अलग अलग कोष्ठकों में मतलब अलग अलग जगह पर अपने अपने स्थान पर प्रेजेंट होते हैं। देह गुहा के द्रव्य से भरे होने के कारण जंतुओं के शरीर में लचीलापन आता है। जो देह गुहा होती है उसमें फ्लूइड उपस्थित होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उस फ्लूइड के कारण क्या आता है, हमारा जो बॉडी होता है वो लचीला होता है, मतलब किसी भी साइड से मुड़ सकता है। यह अंतरांगों को बाहरी आघातों से बचाकर सुरक्षित रखने का कार्य करती है। देह गुहा में अंतरांग मध्य चर्म की ही बनी झिल्लियों यानी पेरिटोनियम के द्वारा निलंबित रहते हैं जिन्हें अंतर्योजनीय कहते हैं, है ना। जो देह गुहा होता है वो अंतरांगों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, बाहर से जो बाहर जितनी भी क्रियाएं होती है उससे सुरक्षित रहता है। और इनका जो अंतरांग होता है वो भी किससे बनी होती है, मध्य चर्म जो होती है ना, जिसको मेसोडर्म बोलते हैं, उससे झिल्लियाँ यानी उनकी जो झिल्लियाँ होती है पेरिटोनियम उससे बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, आंत्रयोजनी मीनेस्टेरी कहते हैं। उदाहरण है एनिलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एवं कॉर्डेटा जंतु जो होते हैं वो देही होते हैं। फिर द्विस्तरीय एवं त्रिस्तरीय जीव। सेलेंट्रेटस में जो गैस्ट्रुला बनती है वो 2 स्तर में ही बनती है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, 3 पढ़ा, 3 लेयर, है ना। वैसे सिलेंट्रेटस में जो गैस्ट्रुला होती है वो क्या होता है, 2 लेयर्स की बनी होती है, जिसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य चर्म और अंतःचर्म। और वयस्क का शरीर इन्हीं दोनों लेयर से व्युत्पन्न होता है। अतः ऐसे जीवों को द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक जीव कहते हैं। जबकि अन्य मेटाजोअन जंतु जो होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें मध्य चर्म भी होता है, इसलिए इसे त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव बोलते हैं। जो 2 लेयर से मिलकर बना होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक जीव, और जो 3 लेयर से मिलकर बना होता है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो जीव होता है वो सबसे विकसित श्रेणी का जीव, जटिल जीव माना जाता है। देह गुहा के कार्य, यह आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षित स्थान की तरह कार्य करता है और क्या करता है, बाह्य आघातों से बचाने का, जो अंग होते हैं अंतरांग जो होते हैं उनको बाह्य आघातों से बचाता है। ये जंतु के शरीर को लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि इनमें फ्लूइड उपस्थित होता है। देह गुही द्रव शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण, उनको सही जगह पर बनाए रखने का कार्य करता है। जो फ्लूइड होता है, जो अंतरांग बनते हैं उनको क्या करता है, सही स्थान पर स्थित रखने का कार्य करता है। देह गुहा उसमें स्थित जो द्रव्य होता है वो द्रव स्थैतिक कंकाल का कार्य करता है।